नमस्कार, नमस्कार संजीव जी। नमस्कार। नमस्कार ईशान जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताओ? मैं एकदम ठीक हूँ और हमारे दर्शकों को भी स्वागत है सनातन संवाद में। आज हमारी ये दूसरी वीडियो आप लोगों के सामने पेश हो रही है। अभी 2 दिन पहले ही हमने अपनी पहली वीडियो पेश करी थी और मुझे उम्मीद है कि आपको वो वीडियो पसंद आई होगी और जिन जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है, वो प्लीज़ उसको जाके एक बारी देखिए। आज हमने जो हुँ, विषय उठाया है सनातन संवाद में वो एक बहुत ही इस तरह का विषय है जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं और अगर जिसको थोड़ा बहुत पता भी है तो उसको एक अधूरी जानकारी है उसके बारे में। तो हम ईशान जी से इसके बारे में चर्चा करेंगे और ये विषय है जिसको हम हिंदी में नक्षत्र कहते हैं और इंग्लिश में कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। तो वे हमारे वैदिक या सनातन वे ऑफ लाइफ में उनकी जो ग्रंथ लिखे हैं वहां पे अलग प्रकार के नक्षत्र बताए हुए हैं। वही मॉडर्न न्यूमरोलॉजी में जो वेस्टर्न वर्ल्ड में फॉलो करते हैं उसमें अलग प्रकार के नक्षत्र या कॉन्स्टिलेशन बताए हुए हैं। तो पहले तो हम ये ईशान जी से समझने की कोशिश करेंगे कि ईशान जी ये बताइए ये नक्षत्र और कॉन्स्टिलेशन होती क्या चीज है और इंडिया के जो वैदिक वे ऑफ सिस्टम सनातन ग्रंथ है और वेस्टर्न वर्ल्ड में जो कॉन्स्टलेशंस और नक्षत्र बताए जाते हैं उसमें फर्क क्यों है और इसके इससे 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 मतलब कि दोनों में अंतर जो बना है उसकी उसकी वजह से दोनों की कैलकुलेशंस में क्या फर्क आता है? अ, सर जी इस पे मैं थोड़ी-सी इस तरीके से डालना चाहूँ क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज तो नहीं इसमें मैं आपकी सहायता ज़रूर थोड़ी बहुत चाहूँगा। जहाँ तक मेरी समझ है कॉन्स्टेलेशन या नक्षत्र एक प्लैनेटरी और स्टार्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें बहुत बहुत बड़े नंबर ऑफ स्टार्स और प्लैनेटरी जो कॉस्मोलॉजी में हमारे यहाँ कॉस्मोस के अंदर जो हमारे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं, ये बेसिकली उसको दर्शाता है। तो हमारे वेदों के अंदर इसके कुछ स्क्रिप्चर्स तैयार किए गए थे, जिनको हमने नक्षत्र का नाम दिया, जो मेरे ख्याल से कुल मिला के 27 नक्षत्र हमारे वेदों में बताए गए थे। और ऐसे ही अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं, तो इन मॉडर्न साइंस में ये 88 कॉन्स्टेलेशंस बताई गई हैं। और जहाँ तक आपका सवाल है कि ये अलग-अलग क्यों है, इसका मेरे को जहाँ तक मेरे को लगता है कि इसमें आप भी थोड़ा रोशनी डालेगा कि ये कहीं न कहीं हमारे कैलेंडर पे बेस भी हम कह सकते हैं कि हम किस तरीके के कैलेंडर को फ़ॉलो कर रहे हैं। हमने जैसे हम वैदिक काल में एक जो कैलेंडर फ़ॉलो करते थे हम, वो हम चाँद ओरिएंटेड करते थे। क्योंकि चाँद ओरिएंटेड करते थे, तो उस समय हमें ग्रुप ऑफ स्टार्स की विज़िबिलिटी भी ज़्यादा आती थी। और उस हिसाब से हमारे जो 12 मासे थे उसको भी कैलकुलेट किया गया और उसके कैलकुलेशन के साथ-साथ यहाँ तक कि उसकी फ़ॉर्मेशंस और पोज़ीशनिंग हमारे अर्थ की जो कि गोल है और एक एक्सिस पे रोटेट करता है वो और वो जब जैसे-जैसे रोटेट कर रहा है, वो वैसे-वैसे वो ऑब्वियस और वो कहीं न कहीं बाकी प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस भी अपने-अपने एरिया के अंदर कॉस्मोस के अंदर ट्रैवल कर रही हैं। तो जैसे वो अपनी फ़ॉर्मेशंस या पोज़ीशन लेते हैं स्काई में और अर्थ की जो पर्टिकुलर पोज़ीशन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आती है, ये कहीं न कहीं उससे लिंक करता है और शायद एस्ट्रोलॉजी भी इसी चीज़ से बनी थी हमारी, क्योंकि वो 27 बिल्कुल। हैं, 27 ग्रुप ऑफ फ़ॉर्मेशंस एक-दूसरे में वो कॉम्बिनेशन उस हिसाब से वो चलते रहते थे। आपका कहना बिल्कुल सही है। आप तो कह रहे हैं आपको जानकारी नहीं कम है, आपको तो पूरी जानकारी है इसके बारे में, ईशान जी। और ये भी बात सही है कि जो जितने भी हमारे नक्षत्र बनते हैं और ये जितने भी चाहे वो मॉडर्न साइंस के हिसाब से बने या हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नाम से हिसाब से बने या वैदिक स्टडीज के हिसाब से बने, तो उसका कहीं न कहीं पे अर्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो कहीं न कहीं पे उसका उसका उजागर होता है, उसपे इंसान की लाइफ पे अर्थ के ऊपर जो इवेंट्स होते हैं, उसके ऊपर कहीं न कहीं उसका उसका इफ़ेक्ट आता है और उनकी जो पृथ्वी से दूरी है और वो किस दिशा में वो दूरी बनी हुई है, उसकी उससे वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट जो स्टार्स और प्लैनेट्स के साथ में क्या हिसाब बैठ रहा है, किस तरह के नक्षत्र बैठ रहे हैं, किस तरह से कंस्टेलेशंस बैठ रहे हैं, उस हिसाब से पूरे उसके उसके बारे में प्रेडिक्शंस वगैरह करी जाती हैं। और हम लोगों में जो 27 वैदिक वैदिक स्टडीज के हिसाब से जो 27 नक्षत्र हम लोगों के में पाए जाते हैं,
उसमें प्रमुख जो नक्षत्र हैं वो 7 ही माने जाते हैं, जो सप्तऋषि के नाम से बुलाए जाते हैं। जिसका जिसका मैं एक-एक करके नाम लेके बताऊँगा, और उसमें जैसे सबसे पहले करातू के नाम से नक्षत्र है, उसको और दूसरा नंबर नक्षत्र है पुलाहा। अगर मैं कोई नाम को गलत गलत से बोल रहा हूँ तो माफ कीजिएगा। दूसरे नक्षत्र का नाम पुलाहा है। तीसरे नक्षत्र का नाम है पुलास्त्रा, पुलास्त्या, पुलास्त्रा नहीं पुलास्त्या। तीसरा नक्षत्र, चौथे लास्ट नक्षत्र का नाम है अतड़ी। पांचवा नक्षत्र का नाम है अन अन अनगिरास। और छठा नक्षत्र का नाम है वशिष्ठा, वशिष्ठा। और सातवां नक्षत्र का नाम है मारीची। तो इस तरीके से ये पुरातन काल से ही वैदिक स्टडीज के अंदर में ये 7 नक्षत्रों के नाम दिए गए हैं, जो कि हिंदू माइथोलॉजी में सप्तऋषि के नाम से, नक्षत्र के नाम से उजागर हुए हैं। इनका इनको जो इनका जो इफेक्ट रहता था वो इंसानों के ऊपर, वो इस प्रकार से रहता था कि सबसे पहले तो इसमें एक एक कहते थे। यहाँ जी पे इसके इम्पैक्ट से पहले एक इसका मॉडर्न के अंदर का हम देखा है तो ये सप्त ऋषि या ये 7 कॉन्स्टेलेशन प्रोमिनेंट जो है ये हमारी मॉडर्न साइंस में भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ, ये मॉडर्न साइंस में भी इस्तेमाल में लिया जाता है। और ये सात सात जो प्रमुख नक्षत्र हैं, इसको इसीलिए 27 में सबसे ज्यादा मुख्य प्रमुख माना गया कि आजकल जो जितनी भी वैदिक स्टडीज होती हैं, वो इन सातों को मेन नक्षत्र मान के ही होती है, और इसलिए इनको मॉडर्न मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी बढ़ चढ़ के इसका इस्तेमाल में लिया जाता है। और ये जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी का एक पॉइंट उठाया है, और एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप एक सब्जेक्ट है अपने आप में, और ये भी एक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये भी एक पार्ट ऑफ साइंस है जो हमारी मॉडर्न साइंस में भी अब तो पूरे तरीके से मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के नाम पे अब पूरे तरीके से प्रैक्टिस करी जाती है। क्या ये भी साइंस का ही पार्ट हम कह सकते हैं इसे? देखिए, जो मॉडर्न वैदिक स्टडीज है, इसको इसको कुछ इंस्टीट्यूशंस में इनको इनको मान्यता मिली है, मगर जिस तरीके से इनको स्कूल कॉलेजेस में एक रेगुलर साइंस के सब्जेक्ट के हिसाब से जो पढ़ाया जाना चाहिए था, वो नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो हुँ। नॉलेज है, ये सब हर हर किसी तक नहीं पहुंच पा रही है। और अगर हर किसी तक पहुंच जाए, तो वो लोग इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं, अपनी जिंदगी को एक सुचारू तरीके से आगे बढ़ाने की हिम्मत भी कर सकते हैं, क्योंकि इनसे इस नॉलेज से, इस इंफॉर्मेशन से वो अपनी जिंदगी को सही तरीके से चलाने का इनको एक जरिया मिलेगा। क्योंकि इस ये नॉलेज पाने से सबसे पहले क्या है, उनके अंदर विजडम और नॉलेज नॉलेज की जो पूर्ति है वो पूरी तरीके से हो जाएगी। तो वो उसके उनकी स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल जो परस्यूट्स हैं, जो जो वो लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, और जो उनके अंदर से स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उसको बढ़ावा मिलेगा। और इसमें क्या होता है कि जो जो आपका जो मेंटर है, मतलब उसके लिए भी गाइडेंस, उसके लिए भी इसके अंदर बहुत कुछ है कि जो आपका मेंटर है, जो आपका गाइडेंस दे रहा है, जो आपको पढ़ा रहा है, वो भी किस तरीके से उसकी पढ़ाने की पद्धति होनी चाहिए, उसके बारे में, इसके बारे में उल्लेख करा हुआ है। फिर इसके अंदर क्या है कि आपको सेल्फ अवेयरनेस की, आपकी आप क्या है, आपका मकसद क्या है, आपकी अलाइनमेंट अलाइनमेंट आपको दी जाती है कि आपका जिंदगी को में जीने का मकसद क्या होना चाहिए, आपको लाइफ में क्या बनना है, किस तरीके से बनना है, हुँ। किस किस तरफ आपको जाना है, उस सब चीजों के बारे में आपको नॉलेज दी जाती है। साथ ही ईशान जी, इसमें एक चीज भी है कि नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचा जाता है, और पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर का उसका उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए, आपको उपचार कैसे किया जाए पॉजिटिव एनर्जी अपनी बॉडी के अंदर, उसके बारे में भी आपका आपका जो माइंड सेट है, जो आपका थिंकिंग स्टाइल होता है, उसको उसको भी ये प्रभावित करता है। अच्छा, आपकी लाइफ के अंदर इसके अंदर मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, सॉरी जी, यहाँ पे आपको इंटरप्ट करता हूँ मैं छोटा-सा। यहाँ हाँ पे जी, एक चीज़ बताइए। और पूछना चाहूँगा, क्या हम कहीं न कहीं ये भी कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टेलेशंस और ये जो स्टार फॉर्मेशंस जो हम अभी एस्ट्रोलॉजी जो हम सब्जेक्ट के सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं, कहीं न कहीं हम ये भी कह सकते हैं जो ईश्वर ने हमें हमारी संरचना करी है, वो किस मकसद से करी है, वो उसके अलाइन करने में, उसको समझने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है ये। तभी हमारी बिल्कुल थॉट ठीक बात प्रोसेस है। और हमारी एनर्जी को भी ये डिराइव करता है कहीं न कहीं। ईशान जी, देखिए, ईश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना करी, तो उसने अपनी तरफ से कुछ नियम उसके तय करे थे कि इस नियम के हिसाब से अगर जिंदगी जिएंगे, सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से जिंदगी जिएंगे, सनातन के हिसाब से अगर जिंदगी जिएंगे, तो हमारा हम इस पृथ्वी पे एक बढ़िया तरीके से जिंदगी बिता पाएंगे। मगर कहीं ना कहीं हम उस नॉलेज को खो बैठे हैं, उसके बारे में ज्यादा इस वक्त ध्यान नहीं देते हैं।
मगर जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, हमारे गुरु होते थे, हमारी जो पाठशालाएं होती थी पहले, गुरुकुल जैसे होते थे, वहां पे जो पाठक होते थे उनको इन बारे में नॉलेज होती थी, क्योंकि वो वैदिक वे ऑफ लाइफ जीते थे, वो मेडिटेशन करते थे, वो ध्यान करते थे, और जैसे ही वो अपने आप को मेडिटेशन ध्यान में अपने को रखते थे, तो यूनिवर्सल नॉलेज के साथ जो इस सृष्टि की नॉलेज है, इस कायनात की नॉलेज है, उसके साथ वो जुड़ जाते थे। उनको उनके अंदर वो जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर हो जाती थी, और वो इंफॉर्मेशन को वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसको अपने कलम के जरिए, वो किताबों, उसकी किताबों के रूप में वो उसमें लिख के उसको लोगों के लिए एक ग्रंथ पैदा पैदा करते थे। और वो ग्रंथ हमारे पास, उन ग्रंथों की हमारे पास कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ उन चीजों को सही तरीके से फॉलो करने की। तो अगर उन उन वो जो वैदिक वे ऑफ लाइफ है, जो सस्टेनेबिलिटी पे बेस्ड है, अगर उनको सही तरीके से फॉलो करा जाए, जो कि हमारे नक्षत्रों और कॉन्स्टिलेशंस के जरिए ही नॉलेज को पैदा करा गया है, तो हमारी जिंदगी बहुत पहले से बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। और हर एक इंसान एक सिर्फ इकोनॉमिकली ही फॉरवर्ड फॉरवर्ड नहीं मूव करेगा, कि सिर्फ उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी, उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी होगी, उसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होगी। और वो जिंदगी को जीने का उसका तरीका जो होगा वो सस्टेनेबिलिटी से होगा, सनातन वे ऑफ लाइफ से प्रेरित होगा उसका जीने का तरीका। ये आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट छेड़ा इस समय, कि अगर हम इसको समझ के चलेंगे, इसको समझने की हम कहीं न कहीं अगर मॉडर्न साइंस में भी कहें, और मॉडर्न साइंस को भी उस पॉइंट पे जाने से पहले मैं एक तरफ थोड़ा रोशनी डालना चाहूँगा यहाँ पे, कि ये तो हम सबको पता है कि हम 5 एलिमेंट ऑफ लाइफ से या पंच तत्वों से बने हुए हैं, जिसमें अग्नि और मिट्टी, भूमि यानी मिट्टी, गगन, पानी और अ, और इन इन तरीके के और एक एलिमेंट मैं अगर बोल रहा हूँ, फायर, वाटर, अर्थ और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्काई। स्काई के थ्रू हमने स्पेस, हाँ जी। कहीं न कहीं उसमें वो आता है। स्काई का मतलब बेसिकली वायु हो जाता है, एयर। वायु, 5वां में वायु बोल रहा था, स्काई बेसिकली स्पेस से ही किया गया था। हाँ जी, और यहाँ हाँ पे जी, हाँ जी। हमारी आजकल पॉप कल्चर के अंदर भी जो कॉमिक्स वगैरह हैं, उस या हमारी न्यू उनसे इंस्पायर मूवीज़ है, उसके अंदर भी ये जैसे वो स्टोन्स वगैरह या उस तरीके से ट्रीट किया गया था। तो अगर और हमारा शरीर भी उन्हीं 5 एलिमेंट्स से बना है, हमारा अर्थ भी उन्हीं 5 एलिमेंट्स में कहीं न कहीं बना हुआ है। और जो अगर हमारी चाँद की पोज़ीशनिंग पे अगर टाइडल वेव से फ़र्क आ रहा है, ये हमारे और तो हमारी बॉडी के अंदर भी ऑब्वियसली आ रहा है, और शायद इस पॉइंट पे कहीं न कहीं हमारे बहुत बड़े पॉलिटिशियन ने भी पॉइंट आउट क एक क पब्लिक फोरम में पॉइंट आउट करी थी ये वाला पॉइंट भी, कि इसी पॉइंट पे ही, कि हमारे शरीर के अंदर भी जो हमारे फ्लूइड्स हैं और लिक्विड्स हैं, वो वाटर हैं। तो पूरे चाँद वगैरह जब भी होता है या जब अमावस होती है, तो उस पे भी इफ़ेक्ट आता है, उसके फ्लो पे भी इफ़ेक्ट आता है। और शायद वहीं से हमारी पॉज़िटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का जो प्रभाव होता है, वो उसी वजह से पड़ता है। वो फ्लूइड्स के हम इसको क्या वर्ड कह सकते हैं, फ्लूइड की मूवमेंट पे या फ्लो पे जो हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से हो रहा है, उस चीज़ पे भी हम अलाइन कर सकते हैं, वो चीज़ समझने में भी हमारी हेल्प हो सकती है। और यही वजह है कि ये एस्ट्रोलॉजी आजकल काफ़ी ज़्यादा लोगों की थोड़ी जिज्ञासु भी बढ़ रही है, और वो इम्पैक्ट कैसे कर रहा है, कहीं न कहीं शायद यही वजह है कि एस्ट्रोलॉजी जो सब्जेक्ट है, जो जो हमें बताता है कि प्लैनेटरी मूवमेंट्स हमारी डे टू डे लाइफ में या हमारी बॉडी में या हमारे बिहेवियर में क्या इम्पैक्ट लाते हैं, वो शायद यहाँ पे अलाइन हो रही है वो। यहाँ पे हम प्रशांत जी समझ देखिए, पाते हैं उससे। मैं इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा आपको, कि देखिए जैसे मैं खुद एक ट्रेंड न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ। तो हुँ, मैंने जब इन दोनों विषयों की जब मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी थी, इसमें कोर्सेज में कर रहा था, तो हमको जो जो पुरातन वैदिक वे ऑफ लाइफ है, पुरातन तरीके से जो इसके बारे में पढ़ाई होती थी, पहले उसकी नॉलेज हमें दी गई। फिर बाद में धीरे धीरे करके हुँ, उसको एक इस लेवल पे लेके आए उस पढ़ाई को, कि आज की डेट में मॉडर्न वर्ल्ड में इसको किस तरीके से इस्तेमाल करा जाता है। अब फॉर एग्जांपल, हुँ, आपने जैसे आपने आपने चंद्रमा का एग्जांपल दिया, कि चंद्रमा का साइज जैसे ही बढ़ता घटता रहता है, उसी तरीके से हमारे मूड स्विंग्स भी होते हैं। अब सपोज कीजिए हुँ, कि अब कैसे पता चले कि कोई इंसान चंद्रमा से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है या नहीं है। अब न्यूमरोलॉजी का एक एग्जांपल दूंगा छोटा सा मैं आपको, कि जैसे कि अगर कोई भी इंसान 2 तारीख को या 11 तारीख को पैदा हुआ है,
तो जैसे 1 और 1 11 का अगर एग्जाम्पल है तो 1 और 1 1 + 1 2 जाता है, और 2 तारीख को एक पैदा हुआ तो 2 तारीख को पैदा, तो 2 तारीख को बेसिकली मून से, चंद्रमा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट हुँ, मीन्स कि अगर मैं अगर जैसे 11 तारीख को जन्म हुआ है मेरा, तो मेरा 1 + 1 2 हो गया। दैट मीन्स मेरी पूरी लाइफ मुझ पे मून का इफेक्ट काफी रहेगा। दैट मीन्स कि मून बेसिकली मदर को रिप्रेजेंट करता है। मून बेसिकली इमोशनल वेलबींग को रिप्रेजेंट करता है। और हुँ, मून बेसिकली इमोशनल अपस्विंग्स एंड डाउन स्विंग को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ही आपने ये भी बात ठीक कही कि हम बॉडी में जो हमारी जो 70% जो मात्रा है वो बेसिकली फ्लूइड्स के फॉर्म में है। तो जिस तरीके से मून का साइज घटता बढ़ता है, तो उसी तरीके से हमारे मूड स्विंग्स भी चेंज होते हैं। जैसे कि अगर फुल मून की नाइट पे, जिस टाइम पे आप देखते हैं कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है, हाई हाई टाइड्स आती हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो भी थोड़ी बहुत मून की है, तो वो उसकी वजह से वो पुल एंड पुश बना रहता है अर्थ के ऊपर भी। उसी तरीके से वो पुल एंड पुश जो है हमारी बॉडी के अंदर भी बनता है। हमारी बॉडी के फ्लूइड्स भी उस हिसाब से इन्फ्लुएंस होते हैं, उस हिसाब से बिहेव करते हैं। तो उस टाइम पे हम फुल मून के टाइम पे हमारा जो मूड होगा वो अपस्विंग होगा। दैट इज हम लोग बहुत अपने आप को खुश महसूस करेंगे, फुल ऑफ एनर्जी महसूस करेंगे, हमारे अंदर ताकत बहुत ज्यादा ताकत महसूस करेंगे अपने अंदर, बहुत ज्यादा हर्षोल्लास से भरे होंगे हम। मगर जैसे जैसे चंद्रमा का साइज घटता चला जाता है, हमारे मूड स्विंग्स में बदलाव आता है। हम थोड़े से लो फील करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि अमावस की रात जब तक आती है, तो कई लोगों में डिप्रेशन भी आ जाता है। वो उनको समझ नहीं आता कि उनका लाइफ के जीने का मकसद क्या है, वो क्यों आए हैं। तो इस तरीके से वो बिहेव होता है। तो इसी तरीके से जो जितने भी नक्षत्र हैं, जिनको आइडेंटिफाई करा गया है हमारी वैदिक स्टडीज में, वो भी कहीं ना कहीं पे अर्थ पे इफेक्ट करते हैं। वो अर्थ पे रहने वाले हर एक बीइंग पे इफेक्ट करते हैं, उनकी मेंटल स्टेट पे हुँ, इफेक्ट करते हैं, उनकी बॉडी के स्टेट पे इफेक्ट करते हैं। तो उसी वजह से जो कई अब पहले तो क्या होता था कि वैदिक स्टडीज में जब गुरुकुल्स में और कॉलेजेस में जब पढ़ाया जाता था अपने गुरुओं के द्वारा और पंडितों के द्वारा, तो वो सबसे पहले जो स्टूडेंट होता था उसको खुद को वो बहुत समझने के लिए वो पहले वो प्रेरित करते थे कि आप किस आपके ऊपर कौन सा तत्व जो है वो आप इन्फ्लुएंस्ड है। क्या आप अग्नि से इन्फ्लुएंस्ड है? दैट मीन आप सूर्य से इन्फ्लुएंस्ड है, आप हवा से इन्फ्लुएंस्ड है, आप धरती से इन्फ्लुएंस्ड है। तो आपके साथ में कौन सा प्लैनेट एसोसिएट होता है, कौन सा नंबर एसोसिएट होता है, वो प्री डिफाइंड होता था कि उसके बारे में पहले से ही जानकारी होती थी। तो जब वो स्टूडेंट को पता रहता था कि मेरे पे इस टाइप का तत्व ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, मुझ पे ये प्लेनेट ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है या ये नंबर ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो अपनी लाइफ को उस तरीके से ज्यादा बेटर प्लान कर सकता था। तो उसी हिसाब से वो उसकी डेफिनेशन होती थी कि ये जो स्टूडेंट है, ये ब्राह्मण कैटेगरी में ज्यादा सफल होगा, ये क्षत्रिय कैटेगरी में ज्यादा सफल होगा, ये शूद्र से कैटेगरी में ज्यादा सफल होगा। उसी तरीके से उनकी जो जीवन शैली बन जाती थी, वो उस टाइप के व्यवसाय को वो उसको अपनाते थे। अब तो क्या है कि जो ब्राह्मण है, जो शूद्र है, जो क्षत्रिय है, वो तो उन्होंने अपने अपने साथ ही ये जो जाति का जो टैग है, वो अपनी छाती के साथ बांध के रखा कि हम ही ब्राह्मण हो सकते हैं, हम ही शूद्र हो सकते हैं, हम ही क्षत्रिय हो सकते हैं। पहले इंसान की कैपेबिलिटी के ऊपर उसको किस कैटेगरी में बांटा जाता था, ना कि उसकी यहाँ पे उसकी जात के यहाँ हिसाब पे से। आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरे को और आ रहा था, और आपने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी छेड़ा है, जो हमारे ये वर्ण से ब्राह्मण, शूद्र और क्षत्रिय और वैश्य वाले, और आजकल इसको एज़ अ कास्ट ट्रीट किया जा रहा है। अगर हमने हाँ जी। इसके अंदर मैं ये इस चीज़ पे पॉइंट डालना चाहूँगा कि ये शायद इस वज़ह से है, क्योंकि हर हमारी आबादी आज की डेट में इतनी है कि हमने कम्युनल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करी है। हमने ये नहीं समझा है कि ये इकोनॉमिक एक स्टैचर था ये। इकोनॉमिक स्टैचर के अंदर तो कोई कास्ट रह ही नहीं गई। जो बेसिकली अगर आज की डेट में हम कहते हैं, एक एम्प्लॉयर क्लास वैश्य होगी, एक एम्प्लॉयी क्लास शूद्र होगी। बस यही था, एक ब्राह्मण क्लास जो हमें टीच कर रहे हैं या मेंटर कर रहे हैं, और एक आगे क्षत्रिय क्लास जो हमें गार्ड कर रहे हैं। बेसिकली ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही नहीं था। इसको हमने कास्ट बना के हमने कहीं न कहीं ये पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश करी और कुछ नहीं किया। देखिए, ये जो कास्ट सिस्टम है ना, ये जब जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर रूल करना शुरू करा, उन्होंने इसको ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करी। उससे पहले कास्ट सिस्टम इस तरीके से डिवाइडेड नहीं था जिस तरीके से आप बता रहे हैं। ये जो रूपरेखा उसकी बनी, और ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अपनाई थी, उसके अंदर इसको इसको एक स्टेटस दिया गया। उससे पहले
एक वे ऑफ लाइफ होता था कि ब्राह्मण वही हो सकता है जिसका नॉलेज है, जो पढ़ाना चाहता है, जो रिसर्च वर्क में जाना चाहता है, जो जो दुनिया को एक राह दिखाना चाहता है, वो ब्राह्मण है। चाहे वो किसी किसी भी बैकग्राउंड से पैदा क्यों ना हुआ हो, उसे बैकग्राउंड से कोई हम्म। लेना देना नहीं होता था। क्योंकि एक एक झुग्गी झोपड़ी में पैदा होने वाला इंसान भी एक इस कंट्री का प्रेसिडेंट बन के दिखाया उसने, इस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनकर दिखाया हुआ एक वीक बैकग्राउंड से आया हुआ इंसान भी। तो वो तो उसकी काबिलियत पे था ना कि उसने अपने अपने अंदर के जो तत्व थे, अपने अंदर की जो ताकत थी, वो वैदिक स्टडीज के थ्रू उन्होंने पहचानी, और उस पे उन्होंने काम करा, और उन्होंने उस क्षेत्र में आगे बढ़ के अपने आप को प्रूव करा कि वो इस ऊंचाई पे भी पहुंच सकते हैं। सिर्फ अपने साथ एक तिग्मा लगा लेना, अपना टैग लगा लेना कि मैं ही ब्राह्मण हूं तो मैं ही इस तरह का काम करूंगा, चाहे उसके अंदर ब्राह्मण कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा ना हो, वो सारी जिंदगी वो ब्राह्मण वाला कोई काम ही ना करे, तो वो ब्राह्मण कैसे कहला सकता है? तो आज की हम्म। डेट में ये जात और पात में जो बढ़ गया, ये बेसिकली ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही इसको इसको उजागर कराया गया था, इसको एक प्लेटफॉर्म दिया गया था जात पात में बांटने का, ताकि वो इस कंट्री को ढंग से ऐसे रूल कर सके, ताकि वो कास्टिज्म में ही हम सारी जिंदगी भटके रह जाए। हम्म। ये एक इंटरेस्टिंग टाइम पॉइंट उठाया था, पर शायद हम दूसरे तरफ मुड़ रहे हैं यहाँ पे। तो मैं थोड़ा-सा प्रकाश उस पे एक कंक्लूजन की तरफ हम जाते हैं और एक थोड़ा-सा प्रकाश उस पे डालते हैं कि जो आपने एक पॉइंट बताया था कि हमारे मून के साइज़ पे ही हमारे मूड स्विंग भी हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारी जो पॉज़िटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी है और अमावस को डार्क एनर्जी से ही शायद इसी वजह से अलाइन किया गया है, क्योंकि हम इमोशनली टूटे होते हैं। जहाँ पे हम इमोशनली टूटे होते हैं, वहीं पे जिसको हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, उसका प्रभाव जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है। शायद यही वजह है ईशान कि जी, अमावस को ही वो पूजा होती है, तो इस पे थोड़ी-सी रोशनी डालिए और यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। बाकी की हम इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है, तो इसमें मेरे को लगता है कि कन्वर्सेशन और आगे के टॉपिक में और डिटेल से करनी चाहिए। एक बारी ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंक्लूड करते हैं हम यहाँ से। देखिए वैदिक वे ऑफ लाइफ में ये भी बताया गया है कि जैसे कोई कोई इंसान पे मून की एनर्जी ज्यादा ही इन्फ्लुएंस कर रही है, और जब अमावस के टाइम पे वो सबसे लो फील करता है, तो उसकी उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है टोटल कम हो जाती है, और नेगेटिव एनर्जी उसके दिमाग में हुँ, हावी हो जाती है। तो नेगेटिव एनर्जी बेसिकली क्या होता है कि वो एक डार्क एनर्जी का ही हिस्सा है। जितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास रहेगी, उतने ज्यादा आप डाउन फील करेंगे, उतने ज्यादा आप गलत भावना आपके अंदर आएगी, उतने ज्यादा गलत ख्याल आएंगे। तो उसमें भी वैदिक वे ऑफ लाइफ में एक तरीका समझाया गया था कि जो जिनको पर मून की एनर्जी ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है, वो अमावस की रात अगर जब नजदीक आ रही है, तो उनको अपने आप को किस टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए। तो उनको उनको बताया गया कि आप अपने मन को शांत रखिए, कम बातचीत कीजिए, मौन व्रत रखिए, हो सके तो फास्टिंग कीजिए, सात्विक भोजन खाइए, और कम कम से कम लोगों से मुलाकात कीजिए उस टाइम पे, ताकि आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है उससे दूसरे लोग इन्फ्लुएंस ना हो। आप अपने आप को हुँ, एकांत में रखिए, पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए। तो वो अगर आपको जब हर 15 दिन में मून मून का साइज से कम होता है, बढ़ता है, अगर महीने में 2 बार ऐसा करना पड़ जाए, तो उसमें हर्जी क्या? उससे क्या होगा कि आपकी वे ऑफ लाइफ आपके लिए ही बेटर हो जाएगी। हुँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट छेड़ा आपने। मैं टाइम में मैंने बोला, मैं माफ़ी चाहूँगा। ये बहुत अच्छी अच्छी बात बोली आपने। और कहीं न कहीं अगर हम फास्टिंग करते हो, कहीं न कहीं अपनी डाइट प्लान और डाइट मैनेजमेंट भी कर रहे होते हैं, उससे हमारी बॉडी पे भी बहुत पॉज़िटिव इम्पैक्ट आता है। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए। शायद यही वजह थी कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने ये प्रैक्टिस रखी हमारे सनातन कल्चर के अंदर कि कोई थर्सडे का फास्ट रख रहा है, कोई हफ्ते के अंदर कोई ट्यूसडे का फास्ट रख रहा है। तो उन्हें एक साइक्लिकल फास्ट रखने की उन्होंने प्रैक्टिस रखी, जिससे वो अपने बॉडी को भी मैनेज कर पा रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि देखिए ये फास्टिंग का जो तरीका है, ये रिलीजन के साथ इसीलिए जोड़ा गया कि लोग अगर रिलीजन को फॉलो करेंगे तो फास्टिंग को ऑटोमेटिकली अपना लेंगे। तो फास्टिंग हुँ, बेसिकली 2 तरीके से देखा जाता है। एक तो बॉडी में आपके जो भी आप उल्टा-सीधा खाते-पीते हैं, तो कम से कम 1 या 2 दिन, आप 2 या 4 दिन या महीने में ऐसे हो जाएँगे जहाँ पे आप अपनी सात्विक भोजन खा के या कम खा के या बिल्कुल भी ना खा के आप अपने डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी में करेंगे, ताकि वो जितने भी हाँ, गलत तत्व हैं वो बॉडी से ड्रेन आउट हो जाए। दूसरा, जब भी आप इस तरीके का करते हैं, तो आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस पैदा होता है, कि जिसपे आप यकीन करते हैं कि हाँ, ये जो चीज मैं करने जा रहा हूँ, ये मुझे फायदा देगी। तो आपकी आधे से ज्यादा जो मेंटल स्टेट की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इसी प्रोसेस से दूर हो जाती है। तो आपको आपको डॉक्टर हकीमों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो फालतू की दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है।
तो ये भी एक प्रोसेस था जिससे जिससे लोगों को अंदर से क्लेंज करने का तरीका हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे गुरुओं ने, हमारे पंडितों ने हमारे सामने उसको स्टडी करके हमारे सामने उजागर करा। ये ये शायद हमारी धरोहर ही है, जिसको हमने संजो ही नहीं रखा हमने, मतलब कुछ हद तक इसकी प्रैक्टिस छोड़ दी। शायद यही वजह है कि आज आजकल डिप्रेशन भी बढ़ रहे हैं और आप आपके लास्ट पॉइंट से कहीं न कहीं हमारा जो लास्ट टॉपिक था, हम उससे भी रिलेट कर पाए आज को। तो कहीं न कहीं हम सीरीज़ हमने जो ये चैनल शुरू किया है, ये कहीं न कहीं हम सीरीज़ की तरफ भी जा रहे हैं। तो अभी हम अगले टॉपिक पे और अच्छे से इस पे रोशनी डालेंगे एक अगली वीडियो पे। तो अभी अभी के लिए हमें यहाँ से आज के लिए नमस्कार करते हैं। तो अगली बार हम थोड़ा सोच जय हिंद, जय भारत।